क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन का अगला यूनिट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हो। आइए हम लोग देखते हैं यूनिट 3 में कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। सभी पेड़ पौधों में सारे पदार्थ यानी कि जो भी उसके मूल पदार्थ है जिसके द्वारा वह श्वसन क्रिया करती है या फिर अपने लिए भोजन का निर्माण करती है या फिर जमीन से जो खनिज लवण का अवशोषण करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है, वह श्वसन क्रिया कैसे करती है, और पौधे अपने लिए उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट देती है ऑक्सीजन, तो उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा वह भोजन का निर्माण करती है, और उसका पूरे पत्तियों से लेकर के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। हम लोग पहले ही देखे थे क्या कि पौधे में दो उत्तक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। खास तौर पे यदि बात की जाए बड़े पौधों की बात की जाए तो विशाल वृक्ष में जो होते हैं पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता था, पिछले वीडियो हम लोग जाने हैं इसके बारे में कि पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला जो भाग है, उत्तक है, उसको जाइलम बोलेंगे, जो जमीन से खनिज लवण और जल का अवशोषण करेगा। फिर विभिन्न पार्ट्स में, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में फ्लोएम पाया जाएगा जो क्या करेगा, टू वे कम्युनिकेशन करेगा, दो दिशीय होगा, उसमें सभी कोशिकाओं तक, हर एक पत्तियों से भोजन एनर्जी के रूप में सभी कोशिकाओं तक वो पहुंचाएगा। यहां तक हम लोग जाने थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि यूनिट 3 में आज क्या है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। अब पौधा में परिवहन किन के तरीका से होता है, तो पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि क्या है, किस तरह से पदार्थ का परिवहन होता है, इसको आप आसानी से वन बाय वन आप सारे टॉपिक का एक नोट्स बना ले, अच्छा खासा आपका नोट्स बन जाएगा। इसके साथ ही पहले हम लोग ये डिस्क्रिप्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो नो डाउट आप लोग सिस्टमेटिक इसको अरेंजमेंट करते हुए नोटबुक में नोट करते चले। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जल खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण कहाँ पाया जाता है, तो यह मिट्टी, जमीन में, पृथ्वी में पाया जाता है। जल एवं खनिज लवण एक क्रिया विधि हो गई जो पौधा जड़ से अवशोषण करता है। और दूसरा क्या होगा, एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होगा वो कहां पर होगा, प्रकाश संश्लेषण की जहां पे क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां पे होती है, तो पत्तियों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है ना, यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं है। तो इसको देखिए, आइए देखिए क्या इसमें कि जल एवं जल और खनिज लवण हो गया, इसके साथ खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होगा विकसित पौधे में। यहाँ पे बात कर रहे हैं विकसित, डेवलप पौधा, यानी कि विशाल वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि छोटे पौधे में हम लोग जाने हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो विसरण क्रिया के द्वारा होगा। तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, अलग विशेष अंग नहीं है, अलग विशेष कोई उसमें सिस्टम काम नहीं करता, केवल विसरण से ही काम चल जाता है। लेकिन बड़े पौधों में क्या होगा कि जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, विकसित पौधे की बात की जाए तो दो विधि से होता है। कितनी विधि से होगा, याद रखेंगे, दो विधि से इसमें स्थानांतरण की क्रिया होगी। पहला क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो पहला हो गया स्थानांतरण। एक नंबर में स्थानांतरण की क्रिया होगी, कैसे, इसको जानते हैं। जिनके द्वारा गुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। यह किस में होगा, तो यह फ्लोएम के बारे में चर्चा कर रहा है कि यहाँ पे फ्लोएम जो हो गया वहां स्थानांतरण की क्रिया होगी जिसके द्वारा गुलित पदार्थों का एनर्जी के रूप में यानी कि ग्लूकोज के रूप में एक अंग से दूसरे अंग तक, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पहला हो गया स्थानांतरण, इसको राइट डाउन करेंगे, जिनके द्वारा गुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। तो यह कहां पे होगा, पौधा के ऊपर वाले भाग में, यानी कि जड़ से जब ऊपर के भाग में आएंगे ना, तना में, वहां पर यह काम होगा। अब इसके साथ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग पढ़े हैं फ्लोएम। अब दूसरा देखिए वाष्पोत्सर्जन, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है ना, उसमें पौधा जो एक्सेस, जिसमें ज्यादा जल की मात्रा हो जाती है, तो वह जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में स्प्रेड करता है। यही कहना कि वायुमंडल का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है और जीवों के जीवन के लिए अनुकूलित रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि वाष्पोत्सर्जन लिखे डैश। अब यह क्रिया से क्या फायदा, इसको जाने, जिसके द्वारा जल यानी कि जो जल आएगा पौधे के बाहरी वायवीय भागों में, वायवीय भाग यानी बाहर का जो हो गया, यह पौधा का बाहरी भाग, इस तरह से पौधे के बाहरी वायवीय भागों में जल पौधे के जो वायवीय भाग हो गया वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है। यहां से वाष्प के रूप में निकलेगा और यह वायुमंडल में मिल जाएगा। राइट, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे और इंपॉर्टेंट क्या है, इसको लोग जाने। अवशोषित जल,
का जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि जाइलम कहाँ पाया जाएगा, तो पौधे की जड़ों में पाया जाएगा। विशाल पौधे की जड़ों में जो जाइलम होगा। अब यहाँ पे क्या कहा, अवशोषित जल, याद रखेंगे ये नीचे का यदि पार्ट है, ये इसका जड़ हो गया, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, यह अवशोषित जल का जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है। अब क्या करें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, हमें जानने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट यहाँ पर कि जल की अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। जल का जो ज्यादा मात्रा होता है ना, उसका अवशोषण कौन करेगा, जल के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर से क्या लेगा, तो जल और खनिज लवण लेगा। तो ज्यादा मात्रा का अवशोषण जो है वह पौधे के जड़ के द्वारा ही होता है, लेकिन इसका 10%, अब पहले बताए 10% ही पौधे की जरूरी क्रिया में उपयोग होता है। यानी जितना मात्रा अवशोषण किया उसका ओनली 10% भाग ही पौधे अपनी जरूरी क्रिया में उपयोग करते हैं। यानी 90% जो भाग हो गया वाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। यानी जो वह जमीन से लिया ना, इसका 10% भाग वह अपनी जरूरी क्रियाओं में करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में या फिर अपने लिए पौष्टिक तत्वों के निर्माण में केवल 10% भाग का ही वह अवशोषण करता है। बच कितना गया, 90%। तो यह 90% क्या करेगा, पत्तियों के द्वारा मुक्त कर देगा। कहां पर करेगा, वायुमंडल में स्प्रेड करेगा। इससे क्या फायदा होगा, तो वायुमंडल का टेम्परेचर बैलेंस होगा, संतुलित होगा, और उससे क्या लाभ मिलेगा, जीवों के जीवन जीने के अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। चलिए इसको पॉज कर लीजिए और सिस्टमेटिक आप लिख लीजिए जो भी है, ये सारे कंटेंट को सिस्टमेटिक राइट डाउन करें अपने नोटबुक में। आगे बढ़े। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जल का अवशोषण और परिवहन कैसे होता है। जल का अवशोषण जड़ के द्वारा कैसे किया जाता है और इसका परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पौधे यानी कि प्लांट्स, जो बड़े पौधे हो गए, मृदा से यानी मिट्टी से जल का अवशोषण अपने मूल रोमों, रूट हेयर्स के द्वारा करते हैं। जो बड़े पेड़ पौधे हो गए ना, जल का अवशोषण मिट्टी से यानी जमीन से और अपने मूल हेयर्स, मतलब जो उसका मेन रूट हो गया ना, रूट हेयर्स से, मूल रोम से जल का अवशोषण करते हैं। ध्यान रखेंगे कि मृदा से जल का अवशोषण जो पौधे करेंगे अपने मूल रोम से यानी रूट हेयर्स के द्वारा करते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। जल विसरण द्वारा, विसरण की क्रिया होता है। कैसे होता है, जैसे ये इसका मूल रूट हो गया और इसका ये ब्रांच हेयर्स हो गया, ये रूट। अब इसके द्वारा ये क्या करेगा, इसी के द्वारा अवशोषण जब करेगा, इस सभी से इसका मूल रोम में अवशोषण होगा, तो विसरण की क्रिया होगी, मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब इस सभी सेल में यहां से जल जमीन से मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा, इससे यह विसरण द्वारा ऊपर की तरफ आएगा, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बनेगा जमीन के अंदर से, और खनिज लवण को खींच करके वह ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, किसके पास, जाइलम के पास भेजेगा। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे कि जल विसरण द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा मूल रोम, रूट हेयर्स की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इसके प्रत्येक सेल में यह प्रवेश करेगा और यहाँ ऊपर देगा, ऊपर के पार्ट को पहुंचाएगा। जाइलम वाहिकाओं द्वारा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, जाइलम उत्तक है जो वाहिकाओं द्वारा जल विसरित होने की क्रिया में मदद करेगा, होने लगता है। यहाँ से जाइलम की वाहिकाओं, उसके जो भी उत्तक है जाइलम, वह उसके सारे टिश्यूज वहां से उसको कैरी करेगा, और उसको कैरी करके क्या करेगा, जल को विसरित होने के लिए आगे विसरित करेगा, मतलब ऊपर की तरफ, तथा यहाँ से दबाव बढ़ेगा मिट्टी के द्वारा, और यह इस केशिका नली द्वारा बाहर की तरफ क्या है, जल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कहां चढ़ेगा, ऊपर की तरफ जल चढ़ने लगेगा। यानी जल का अवशोषण और परिवहन के लिए क्या क्या है कि जल सबसे पहले जमीन से अवशोषण की क्रिया करेगा, हेयर जो हो गया रूट हेयर से, उसके केशिकत्व से, सभी कोशिका से, उसके मूल रोम की कोशिकाओं से प्रवेश करना आरंभ करेगा। वहां पर उसे जाइलम मिलेगा, जाइलम की वाहिकाओं द्वारा जल विसरित होने लगेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और जल ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए खनिज लवणों का अवशोषण, क्योंकि जमीन के अंदर जल और खनिज लवण भी है। जैसे खनिज लवण में क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब उसमें मिला हुआ है। तो उसके लिए क्या हो गया कि खनिज लवणों का अवशोषण मिट्टी के जल द्वारा, अब खनिज लवण के क्या, मिट्टी में स्थित जल द्वारा होता है। इसमें नाइट्रोजन, अभी चर्चा की, नाइट्रोजन फास्फोरस घुले रहते हैं। यानी खनिज लवण के रूप में मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस
सारे घुलित पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं जो अवशोषण क्रिया के द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। पराशरण की क्रिया जो होगी, पराशरण वही केशिकत्व के द्वारा मूल रोम से जल का अवशोषण होकर के करता है तथा खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। अब देखिए, पराशरण की क्रिया के द्वारा मूल रोम रूट हेयर्स जल का अवशोषण करेगा, पराशरण से जल का अवशोषण हो जाएगा, और खनिज लवण यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो अवशोषण होगा वो आयन्स के रूप में होगा। किस रूप में होगा? आयन के रूप में। याद रखेंगे, पराशरण की क्रिया के द्वारा, पराशरण की क्रिया के द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करेगा। किसका करेगा? जल का। लेकिन खनिज लवण का अवशोषण आयन के द्वारा, आयन के रूप में होता है। तो जल का अवशोषण हुआ हो गया, फिर आयन के रूप में इसका अवशोषण होगा। आगे देखिए, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचलन, पौधों में जल का बहुत ऊंचाई तक, ऊपर के पार्ट तक संचलन, तो खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचलन, मूवमेंट्स को ही स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जमीन से खींचकर बहुत ऊंचाई तक, शीर्ष भाग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, इस प्रक्रिया को ही ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वाष्पोत्सर्जन पीछे हम क्या पढ़े कि जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है उसका मात्र 10% भाग ही वह अपने कार्य में उपयोग में लाता है जल का। तो बचा कितना? 90%। तो 90% भाग कहाँ जाएगा? तो ये भाग वह पत्तियों के द्वारा वातावरण में स्प्रेड करेगा। किस क्रिया के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, और इसको आराम से ध्यान से समझे कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचलन जो होगा यानी कि मूवमेंट जो होगा को ही स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह डेफिनेशन हो गया स्थानांतरण का। यहां तक इसको राइट डाउन करेंगे। और इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यह आपका मेन कंटेंट हो गया जिसमें जल का अवशोषण और परिवहन के बारे में जाने। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो आपको कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस तरह का कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।